गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि आप लोग क्लासेस चल रहा है तो क्लासेस के आज हम लोग का टॉपिक जो है बिजनेस स्टडी के 10 से मोस्ट वांटेड टॉपिक जो है इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये बिजनेस स्टडी का सेकंड टॉपिक है, सेकंड एक्सरसाइज है। तो इसमें जो वर्ड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के बारे में बता चुके थे कि मैनेजमेंट होता क्या है, लेकिन उस कंटेंट के तहत हम लोग अगला टॉपिक जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल जो होता है वो होता है रूल एंड पॉलिसी। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वर्क में डेवलपमेंट तभी हो पाता है, वर्क को कंप्लीट करना या करवाना मैनेजमेंट कहलाता है। किसी भी काम को करना या करवाना क्या कहलाएगा, लेकिन वह मैनेजमेंट हमारा सक्सेसफुल तभी होता है, वह वर्क हमारा डेवलप तभी हो पाता है, उस वर्क में हमारा डेवलपमेंट बेहतरीन तरीके से या कहा जाए सिस्टमैटिक रूप से ग्रोथनेस तभी हो पाता है जब उसको हम रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर बनाए। क्योंकि जहां पे डिसिप्लिन होता है, जहां पे रूल्स होता है, वहां ऑटोमेटिक क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्या होता है सर? डेवलपमेंट होता है। तो किसी भी सेक्टर को डेवलप करने के लिए उस सेक्टर के तहत जो भी रूल एंड पॉलिसीज होते हैं उसको हमको अप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो सेक्टर क्यों भी क्यों ना हो। मतलब कहा जाए कि किसी भी क्षेत्र को, किसी भी डिपार्टमेंट को डेवलप करना होता है तो डेवलपमेंट डिपेंड करता है वहां के रूल एंड रेगुलेशन पे। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो एक्ट पास हुआ है, संविधान हम लोग का होता है। संविधान समझते हैं आप लोग? तो हम लोग का कंट्री में जो भी जो लोग होते हैं उनको सेफ्टी रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारा कानून पास किया जाता है ना। वो कानून के तहत यदि हम गलत कोई कार्य करते हैं तो उस कंडीशन में हमको हमारे ऊपर कुछ लीगल वर्क किया जाता है, कानूनी कार्रवाई किया जाता है, जिससे हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है। तो यदि हमको रूल एंड रेगुलेशन का पता रहेगा तो हम वो गलत काम नहीं करेंगे। तो उसी के तहत बिजनेस सेक्टर के तहत बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उसी के तहत बिजनेस को डेवलप करने के लिए बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है, कुछ पॉलिसी बनाया गया है, कुछ प्रिंसिपल बनाया गया है। यदि उन नियमों का हम प्रयोग करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा वर्क जो होता है वो डेवलप होता है, क्योंकि उस कंडीशन में हम यूज क्या कर रहे हैं सर? प्रिंसिपल्स का। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत का। यदि हम उस प्रिंसिपल को प्रोसेस वाइज यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक हमको क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। लॉस का तो सवाल ही नहीं है, लॉस का सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट कहता है काम को करना, लेकिन प्रिंसिपल कहता है उस काम को करने के लिए नियम से करना। उस काम को आप रूटीन वाइज कीजिए, उस काम को आप सिद्धांत के अनुसार कीजिए, उस वर्क को आप डिसिप्लिन में कीजिए, उस वर्क को आप डिवीजन वाइज में कीजिए। तो यदि आप प्रिंसिपल का यूटिलाइज करते हैं तो बिजनेस का साइज कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उस बिजनेस से ओनली फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो फादर है उनका नाम हेनरी फ्योल है। क्या नाम सर? जिनका जन्म फ्रांस में 84 को हुआ था, 1841 में फ्रांस में उनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा सर। अब जो कोई पूछता है कि हेनरी फ्योल जो है कौन थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर थे। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बनाने वाले जो थे उनका नाम क्या था? हेनरी फ्योल। उनका जन्म फ्रांस में 1841 को हुआ था। वो कोल माइंस में मैनेजिंग पोस्ट में काम कर रहे थे। कब? 1860 ईस्वी में। 1816 में वो कोल माइंस में, कोल माइंस समझते हैं, तो कोल माइंस में वो डायरेक्टर पोस्ट में काम कर रहे थे, लेकिन उनको उस सेक्टर में डेवलपमेंट नजर नहीं आया, उनको उस कार्य में मन नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, उस पद से रिटायरमेंट दे दिया। क्या दिया? और उन्होंने क्या किया कि अपने नॉलेज बेस पे, अपने जो उनको, जो उनके पास नॉलेज था, उस नॉलेज के आधार पे उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल बनाए, जिसको ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो उन्होंने कहा कि यदि बिजनेस के तहत यदि हम 14 प्रिंसिपल यूज करते हैं, उनके द्वारा 14 प्रिंसिपल बनाया गया। कितना प्रिंसिपल बनाया गया? तो 14 प्रिंसिपल के तहत उनके हिसाब से बोला गया यदि उन 14 प्रिंसिपल का यूटिलाइजेशन होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। क्या होता है सर? क्योंकि उस प्रिंसिपल को आप प्रोसेस वाइज यूज कर रहे हैं, कंडीशन वाइज यूज कर रहे हैं, तो बिजनेस में ऑटोमेटिक क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो इसके संदर्भ में हेनरी फ्योल में हर प्रिंसिपल के बारे में अलग अलग उनके द्वारा तर्क दिया गया है, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो एग्जामिनेशन में 14 प्रिंसिपल आपको पक्का आएगा, उसको याद रखिएगा सर। जिनमें पहला प्रिंसिपल हमारा है, पहला प्रिंसिपल हमारा डिवीजन ऑफ, पहला पॉइंट क्या है? डिवीजन ऑफ। दूसरा हमारा पॉइंट जो है वो हमारा है ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या सर? हम सारे एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है हमारा? डिसिप्लिन। क्या है सर?
चौथा हमारा क्या है सर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पांचवा हमारा क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ। अगला हमारा क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। अगला हमारा क्या है, रेम्युनेशन, जिसको हम सैलरी भी कहते हैं। अगला हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अगला हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अगला हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगला हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। अगला हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटिटिव। अगला हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समानता का अधिकार। प्रिंसिपल ऑफ इंस्पिरिट डिक्रॉप्स। तो ये 14 प्रिंसिपल है। इस 14 प्रिंसिपल को आपको हम एक्सप्लेन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, जिसको आप ध्यान सुनेंगे और अपने वर्ड में एग्जामिनेशन डील कीजिएगा। एग्जामिनेशन तो डील दीजिएगा, लेकिन कल के डेट में यदि आप एक बिजनेसमैन बनते हैं या किसी भी सेक्टर में आप इसका यूज करते हैं, तो इस प्रिंसिपल के आधार पे आपको केवल डेवलपमेंट क्या होता है। तो इस 14 प्रिंसिपल को याद रखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट हमारा है डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला पॉइंट क्या है, बट डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है, बट डिवीजन मतलब बांटना। तो किसी भी सेक्टर में डेवलपमेंट होने का पहला जो प्रिंसिपल होता है वो कार्य का बंटवारा, कार्य का विभाजन। जब तक हम वर्क को डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हमारा वर्क जो होता है ग्रोथ नहीं करेगा। क्योंकि जब भी हम किसी भी मैनेजमेंट के आधार पे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं, तैयार करने का काम करते हैं, उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हर प्रोसेस को एक अकेला व्यक्ति कंप्लीट, हर प्रोसेस को अकेला व्यक्ति कंप्लीट, तो हर प्रोसेस के लिए हर कैटेगरी का वर्कर होता है, एम्प्लॉय होता है। हर कैटेगरी क्या होता है, उस वर्कर को, इस एम्प्लॉय को हम लोग क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड कर देते हैं। वर्क क्या करते हैं, ऑटोमेटिक डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि जो भी सेक्टर का एम्प्लॉय होता है वो अपनी स्किल बेस पे, जो भी सेक्टर का वर्कर होता है वो अपने स्किल बेस के आधार पे उस वर्क को अच्छे से कंप्लीट करता है, क्योंकि उसको उसी कार्य के लिए, उसी कार्य के लिए ही चुना गया है। क्या, उसी कार्य के तहत जब उसको वर्क हम डिवाइड करके सौंप देते हैं तो होता है डिवीजन ऑफ। ऐसे नॉर्मली आप जानते हैं कि एक ही व्यक्ति को सारा काम दे दें तो वो व्यक्ति काम करेगा लेकिन उसमें डेवलपमेंट, लेकिन वर्क को हम डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। क्या होता है सर, तो डेवलपमेंट होने के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। जब तक वर्क को हम डिवाइड नहीं करेंगे, चाहे सेक्टर कैसा भी हो, उस सेक्टर में डेवलपमेंट, एक छोटा सेक्टर क्यों ना हो या बड़ा सेक्टर, हर सेक्टर में डेवलपमेंट तभी होता है जब हम यूटिलाइज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ, कार्य का विभाजन, वर्क को डिवाइड करना। एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, अच्छे से एग्जांपल दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है ऑथोरिटी एंड, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत हमारा पहला पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क। जैसा कि पता है आपको डिवीजन ऑफ, तो डिवीजन ऑफ वर्क के तहत क्या करते हैं हम लोग, कार्य को डिवाइड करते हैं, वर्क को बांटते हैं। तो कार्य को बांटना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको सौंपना इंपॉर्टेंट होता है। क्या, जैसे हमारे आप लोग वर्कर्स हैं या इंप्लॉइज हैं, ठीक है, हमको एक नया प्रोडक्ट बनाना है, तो हम सिर्फ क्या करें, सिर्फ फाइल में मेंशन ही करेंगे किसको क्या काम देना है। उस काम को जब तक वर्कर को सौंपेंगे नहीं ना, तब तक वो काम को उस तरीके से नहीं करेगा। क्या, सिर्फ रिटर्न वर्क नहीं होता है, वो प्रैक्टिकली वर्क सौंपा जाता है। जब तक उस काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एम्प्लॉय को नहीं देंगे, जब तक उस काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एम्प्लॉय को नहीं देंगे, तब तक वह एम्प्लॉय, वह वर्कर उस काम की शुरुआत, तो काम को शुरुआत करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ऑथोरिटी एंड, कि आपको इतना लिमिटेड टाइम में आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, क्योंकि आप इसी सेक्टर के नॉलेजेबल पर्सन है। क्या, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क के तहत काम को जब डिवाइड किया जाता है तो देखा जाता है कि कौन वर्कर किस नॉलेज बेस पे काम कितना कर सकता है, तो उसी नॉलेज बेस पे उसको काम सौंपा जाता है। और काम सौंपने के बाद उसको अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक वह वर्कर क्या होता है, अपने काम को अच्छे से कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसको उसी सेक्टर नॉलेज है। जो सेक्टर का काम उसको सौंपा जा रहा है ना, उसी सेक्टर उसको नॉलेज है। जैसा कि हम बता रहे थे आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ गए। पहला हमारा था डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य को बांटना, कार्य को सौंपना क्या कहलाएगा। तीसरा हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसिप्लिन।
आप लोग को जब मैनेजमेंट पढ़ाए थे ना, तो मैनेजमेंट में हम लोग का पांचवा फंक्शन था कंट्रोलिंग। क्या था सर? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यह मैनेजमेंट का जो होता है पांचवा फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है? पांचवा फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है? रुकिए रुकिए सर। पांचवा फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है सर? डिसिप्लिन होता है क्या? डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। क्या होता है सर? जब आप पहले प्रिंसिपल के तहत वर्क को क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, कार्य का विभाजन करेंगे, कार्य को बंटवारा करेंगे। दूसरा काम करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के पश्चात हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिसिप्लिन। क्या होता है? जब वह वर्कर अपनी स्किल बेस के आधार पे वर्क को कंप्लीट करता है, तो उस कंडीशन में डिसिप्लिन, अनुशासन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वह डिसिप्लिन बेस पे आधार पे काम करता है, तो हमारा जो वर्क होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है? ग्रो करने का काम करता है। क्योंकि डिसिप्लिन जो होता है वो कंट्रोल करने का काम करता है कि आप उस काम को कितने अच्छे डिसिप्लिन में कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वर्क कैसा भी क्यों ना हो। मैनेजमेंट कहता है वर्क को कंप्लीट करना, लेकिन उस वर्क में ग्रोथनेस तभी हो पाता है जब हम लोग यूटिलाइज करते हैं डिसिप्लिन का। सिर्फ काम सौंपना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, काम को बांटना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस वर्क को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए डिसिप्लिन का होना जरूरी है। यदि उसको आप टाइम बेसिस के आधार पे वर्क कंप्लीट करवाते हैं तो भी किसमें आएगा हमारा? मान लीजिए आपके पास 50 वर्कर है और 50 वर्कर का अलग अलग स्किल्स है, उसी स्किल के आधार पर उनको काम सौंप दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि हमको जो वर्क दिया गया है उसको हमको अपनी लिमिटेड टाइम में वर्क कंप्लीट करना है। हमको टाइम का मिसयूज नहीं करना है, हमको टाइम का यूटिलाइज करके सही समय पे अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, या जो भी काम दिया गया उस काम को अच्छे से कंप्लीट करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है ताकि हमारे फर्म को लॉस हो। प्रॉफिट करने के लिए हमको अपने स्किल बेस के आधार पे स्किल बेस के आधार पे उस वर्क को अच्छे से कंप्लीट करना होता है या करवाना होता है। तो ग्रोथनेस तब होगा जब क्या होगा सर? किसी भी सेक्टर में, चाहे सेक्टर छोटा या बड़ा, प्रत्येक डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट तभी हो पाता है जब वहां पे अनुशासन हो। क्या हो सर? क्योंकि अनुशासन क्या करता है? ऑटोमेटिक वर्क को डिवीजन करने में दिक्कत नहीं होता है। यदि आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत जब डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं ना सर, तो डिवीजन ऑफ वर्क में भी हमको इंपॉर्टेंट क्या पड़ता है? आप काम को बांट रहे हैं, वर्कर जो होता है उस काम को सही स्वीकार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो डिसिप्लिन काम नहीं कर रहा है, वो आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हर एम्प्लॉय को डिसिप्लिन बेस पे काम करना चाहिए। काम सौंप रहे हैं, काम नहीं अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो भी उसको बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे काम कैसे करना है, तो उस कंडीशन में यूज कैसे करेंगे? डिसिप्लिन का। मतलब डिवीजन ऑफ वर्क के तहत भी हमको इंपॉर्टेंट क्या पड़ता है? तो पहला पढ़े डिसिप्लिन, पहला पढ़े डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा पढ़े ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, तीसरा क्या है? चौथा, पांचवा पॉइंट हमारा है, नहीं चौथा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। भाई डायरेक्शन होता क्या है? डायरेक्शन होता है वे बताना। जिस काम को जिस वर्कर को सौंपा गया है, फर्म के तहत, बिजनेस के तहत जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जब उनको काम सौंपा जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, तो उस काम की जानकारी यदि नहीं होती है, काम की जानकारी, तो उनको डायरेक्शन देकर काम किया जाता है, उनको वे बताया जाता है कि आपको उस काम को किस प्रकार कितने टाइम में कंप्लीट करना है, ताकि आपका एफिशिएंसी भी ग्रोथ कर सके और हमारा काम भी डेवलप कर सके। ये डायरेक्शन हम लोग पढ़े हैं मैनेजमेंट के चौथा फंक्शन में, फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का भी होता है यूनिट डायरेक्शन। जो भी हम एम्प्लॉय है, जिनको हम लोग क्या करें, वर्क सौंप रहे हैं, उनको वे बताने का काम करेंगे ताकि हमारा वर्क जो होता है ऑटोमेटिक ग्रो कर सके। यदि उनको कार्य की जानकारी नहीं है तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के पश्चात ऑटोमेटिक काम उनको सौंप दे दिया जाता है, जिससे काम क्या होता है, हमारा इजी वे में कंप्लीट होता है। यदि उनको काम की जानकारी नहीं होगी तो हम अच्छे से उनको डायरेक्ट उनको रास्ता नहीं बता पाएंगे। तो किसी भी मैनेजमेंट के तहत हमारा फर्म ग्रोथ तभी करता है या बिजनेस ग्रोथ तभी करता है जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत हम लोग यूज करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम लोग पढ़े थे पहला पॉइंट डिवीजन वर्क, तो उसके तहत जो भी मैनेजमेंट कहता है, जो भी फर्म का जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, वर्कर एम्प्लॉय को काम डिवाइड करता है, लेकिन काम को डिवीजन करते समय उनका ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दायित्व होता है मैनेजमेंट करता का, कि वह हर एम्प्लॉय की स्किल को मेजरमेंट करे कि भाई कौन वर्कर कितना काम अच्छे तरीके से कंप्लीट,
अगर वह वर्कर जिसको काम की जानकारी नहीं है और उसको हम वह काम जबरदस्ती सौंप देंगे तो वो काम मेरा अच्छे से कंप्लीट। तो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत वह देखा जाता है कि वह एम्प्लॉय को उस काम का इंटरेस्ट है या, अगर इंटरेस्ट है तो काम सौंपेंगे और इंटरेस्ट काम ही सौंपेंगे नहीं। अगर बिना वजह उसको काम करना नहीं चाहता है और उसको जबरदस्ती वह काम सौंप देंगे तो उस काम को अच्छे से कंप्लीट। ऐसे भी कहा जाता है नॉलेज बेस के आधार पर काम सौंपना नहीं होता है, इंटरेस्ट बेस के आधार पर काम सौंपा जाता है। क्योंकि यदि वो इंटरेस्ट होता है तो ऑटोमेटिक स्किल बढ़ता है, ऑटोमेटिक उसका नॉलेज चलने लगता है, वर्क को अच्छे से कंप्लीट करेगा। क्योंकि इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको उस सेक्टर की जानकारी है या नहीं है, उस काम को आप कितने अच्छे से कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे। यदि आपको उस काम के लिए बेहतरीन तरीके से करने के लिए जानकारी है, स्किल्स है, तो आप उस काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। तो टॉपिक क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट के आधार पे एम्प्लॉय को काम सौंपते हैं तो हमारा जो वर्क है ऑटोमेटिक ग्रो करने का काम। अब इंजीनियर है, उसको इंजीनियरिंग का वर्क आता है, अब उसको हम दे देंगे कंटेंट वर्क, काम करेगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट कंटेंट का है। लेकिन उसको जबरदस्ती दे दे रहे हैं, कुछ और काम दे दे रहे हैं, उस काम को कंप्लीट। कोई भी वर्कर परिवार का ही सदस्य मानिए सर, वो काम करना नहीं चाहता है, जो घर के गार्जियन है, मुखिया है, जबरदस्ती उनको काम सौंप दिए, काम करेगा लेकिन बेस्ट तरीके से नहीं करेगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। क्या लॉस भी होने का डर होता है, समय भी ज्यादा लगता है। और जहां इंटरेस्ट बेस के साथ काम सौंपते हैं तो हर चीज में फायदा होता है, खर्च भी कम होगा, समय भी बचेगा और केवल डेवलपमेंट होगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर में यूज करें। तो इंटरेस्ट बेस के आधार पे हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क भी करते हैं। क्या करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड मतलब होता है आदेश की एकता, इसको बोलते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि फर्म में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत हेनरी फ्यूल द्वारा बताया गया है कि फर्म में डेवलपमेंट तभी हो पाता है जब यूनिटी ऑफ कमांड हो। क्या होता है, कहने मतलब है कि फर्म में जो डायरेक्शन देने वाला पर्सन होता है, कमांड देने वाले थे, वो एक ही व्यक्ति होना चाहिए। अगर हर लोग क्या बोलते हैं, जितने वर्कर हैं एम्प्लॉय, उनको वे बताने काम करेंगे तो जो एम्प्लॉय है वो काम अच्छे से कंप्लीट। क्योंकि घर का मुखिया एक ही होना चाहिए, घर का मुखिया। उसी प्रकार बिजनेस में गार्जियन एक ही होना चाहिए। अगर सभी गार्जियन बन जाएंगे तो फर्म डेवलप नहीं, तो एक होना चाहिए जिसके आधार पे सारे वर्कर उनकी बातों के आधार पे वर्क को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। अगर फर्म में बिजनेस में 10 मैनेजमेंट करता है तो हमारे फर्म का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि हर सेक्टर का मैनेजमेंट अलग हो तो चलेगा, लेकिन एक सेक्टर का 10 मैनेजमेंट करता हो और हर एम्प्लॉय को अलग अलग रूप से उनको डायरेक्शन बताया तो फर्म डेवलप। क्योंकि हर का सेंस जितने मैनेजमेंट करता है वो अपनी स्किल बेस के आधार पर लोगों को बताने काम कर रहे हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय है उनका माइंड वो काम नहीं करेगा, क्योंकि बात एक ही व्यक्ति का सुनेंगे। क्या, तो यूनिटी ऑफ कमांड के तहत जो भी व्यक्ति निर्देश देता है, जो भी डायरेक्शन देता है या जो भी कमांड करने, वो अकेले एक व्यक्ति होना चाहिए, जिसके आधार पे हमारा फर्म कंट्रोल करने का काम करता है, ग्रो करने का काम करता है। अगला पॉइंट क्या है, रेम्युनरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। रेम्युनरेशन क्या होता है, जिस एम्प्लॉय को हम काम सौंपे हैं, यदि उसके स्किल बेस के आधार पे उसको हम चार्ज पे नहीं करते हैं, उसके नॉलेज के आधार पे, उसके स्किल बेस के आधार पे, उसके वर्क के आधार पे उसको सैलरी नहीं देते हैं, तो वह काम अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं करेगा। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारा है कि जो भी नंबर एम्प्लॉय है जिसको आप काम सौंप रहे हैं, उनको उसी बेस के आधार पे, उसी स्किल के आधार पे, उसी नॉलेज के आधार पे उनको चार्ज सौंपा जाए। और यदि वो एक्स्ट्रा टाइम कर रहे तो उनको बोनस भी दिया जाए, ताकि वो काम को अच्छी तरह से कंप्लीट करें। और जिसका अपोजिट, मान लीजिए वो काम कर रहा है, आप उसको उस नॉलेज बेस पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं ना सर, तो काम को अच्छी तरह से कंप्लीट वो कहीं ना कहीं डैमेज कर देगा। फर्स्ट टाइम डैमेज नहीं करेगा, सेकंड टाइम नहीं करेगा, थर्ड टाइम में वो डैमेज कर देगा। तो एम्प्लॉय को, जो भी वर्कर से आप काम करवा रहे हैं, उस वर्कर को, उस एम्प्लॉय को उसी बेस के आधार पे, उसी स्किल के आधार पे उसको चार्जेस सौंपा जाए। क्योंकि लेवल 3 होता है, टॉप, मिडिल और लो। तो इसी कैटेगरी के आधार पे जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉय होते हैं, उनके सैलरी को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करने का काम करते हैं। क्या, अब मैनेजर का सैलरी और पिन का सैलरी सेम रहेगा तो क्या मैनेजर काम करेगा, नहीं करेगा। उसको उसी लेवल का पेमेंट होना चाहिए जिस लेवल में वो काम कर रहा है। क्या कंडीशन है कि नहीं। तो हर व्यक्ति का जो स्किल होता है, उसी स्किल बेस के आधार पे उसको जो चार्ज पे करते हैं, वो हम लोग का क्या कहलाता है। तो हेनरी फ्यूल द्वारा बोला गया है कि जो भी आप वर्कर्स के द्वारा, वर्कर के आधार पे आप काम करवाते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हर वर्कर के स्किल बेस आधार पे उसको जो चार्ज पे करते हैं वो आपका रेम्युनरेशन कहलाता है।
उसी बेस के आधार पे वह वर्कर काम को सही समय पे कंप्लीट करता है और आपका फर्म जो होता है डेवलप करने का काम करता है। तो डिपेंड करता है वह वर्कर को, जिसको आप उस नॉलेज के आधार पे उसको आप चार्ज पे कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेम्युनरेशन। क्या कहते हैं सर? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। भाई चेन क्या होता है? कड़ी। क्या होता है सर? कड़ी मतलब होता है कि जब प्रोडक्शन होता है तो रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, कच्चे माल को तैयार माल में बदलने का काम। तो जो ये प्रोसेस होता है एक अकेला व्यक्ति तो नहीं करता है, एक चेन होता है। रॉ मटेरियल आ जाता है, रिफ्रेश किया जाता है, फिर मशीन में जाता है, फिर स्टेप बाय स्टेप, मान लीजिए 5 स्टेप में प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो 5 स्टेप में अलग अलग मैनेजमेंट करता होता है। 5 स्टेप्स में वो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो पांचों स्टेप का अलग अलग मेंबर होता है। तो उसका एक चेन होता है सर, कड़ी होता है कि पहले कहाँ क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा और लास्ट में प्रोडक्शन कंप्लीट है ना। कोई भी आप काम करते हैं ना सर तो डायरेक्टली वो कंप्लीट नहीं होता है सर, वो प्रोसेस वाइज कंप्लीट होता है। हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट हम लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं तो प्रोडक्ट डायरेक्टली तैयार नहीं होता है सर, स्टेप बाय स्टेप तैयार होता है। तो स्टेप ही हमारा क्या कहलाता है? चेन। क्या? तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट के तहत एक चेन के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। डायरेक्टली तैयार करेंगे तो क्या होगा, डैमेज होने का डर रहता है, लॉस होने का डर होता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप करने से क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा तैयार होता है। एक नॉर्मली देखिए सर एग्जांपल बताते हैं, छोटा एग्जांपल बताते हैं सर, छोटा एग्जांपल बताते हैं आपको। मान लीजिए हमारा एक बिजनेस शॉप है, ठीक है, हमारा एक बिजनेस शॉप है, हम एक होलसेल बिजनेसमैन है, ठीक है। तो होलसेल बिजनेस क्या करता है सर, वो मैक्सिमम क्वांटिटी में अपने पास माल रखता है क्या, और वो थोड़ी देर मात्रा में क्या करता है, माल को बेचने का काम। तो अकेला व्यक्ति तो नहीं करता है सर, उसमें भी बहुत सारे उसकी कैटेगरी के वर्कर होते हैं। एक वर्कर का होता है कि जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है माल लाइए, एक 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 एम्प्लॉय का काम होता है कि जो भी माल है उसको स्टोर रखिए, एक एम्प्लॉय का काम होता है कि जो भी माल आ रहा है उसको आप डाटा बनाइए, एक एम्प्लॉय का काम होता है कि जहां जहां आप माल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका लिस्ट बनाइए, एक एम्प्लॉय का काम होता है कि आप पेमेंट लीजिए, एक एम्प्लॉय का काम होता है कि जहां डैमेजेस हो रहा है उसके डैमेज को आप स्वीकार कीजिए, देखिए कहाँ का लॉस हो रहा है, उसी बेस के आधार पर आप काम कंप्लीट कीजिए। तो डिपेंड किस पे करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। भाई प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, तो हेनरी फ्यूल जो हमारे प्रिंसिपल मैनेजमेंट के फादर हैं, हेनरी फ्यूल जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर हैं, उनकी तरफ बोला गया है कि यदि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को आप अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो जो हाई लेवल का मैनेजमेंट करता है उससे आप जानकारी लेके उस काम को इजी से कंप्लीट करें। वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ, मतलब आप का काम ये है कि प्रिंसिपल बनाइए, लेकिन यदि आप उस काम को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी हाई मैनेजमेंट करता होता है, जो भी नॉलेज बंदा है, उससे आप जानकारी लेके उस काम को अच्छे से कंप्लीट, ट्रेनिंग बेसिस के आधार पर। यदि आपको जानकारी नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारा वर्क क्या होगा, ग्रो करने काम करेगा। मतलब काम की जानकारी हमको नहीं है, हम उस काम को कर रहे हैं, हमको काम की जानकारी, हम उस काम को कर रहे हैं लेकिन फिर भी काम मेरा अच्छे से कंप्लीट। तो हम एक ऐसे व्यक्ति से नॉलेज लेके उस काम को कंप्लीट करते हैं तो ऑटोमेटिक मेरा फर्म क्या करता है, डेवलप करने का काम करता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ये होता है आदेश का सिद्धांत। आदेश का सिद्धांत मतलब होता है कि हर फर्म में, हर बिजनेस में जो ऑर्डर देने वाला चाहिए वो एक व्यक्ति होना चाहिए। अगर 10 लोग ऑर्डर दें तो फर्म डेवलप नहीं करे, क्योंकि वर्कर्स एक ही मैनेजमेंट करता है का बात सुनेगा क्या, ऑर्डर देने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए जिसके आधार पे हमारा फर्म डेवलप करने का काम करता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं हम लोग हैं आदेश की एकता। व्यवस्था का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत। अगला हमारा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलरिटी। इसका स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इसका मतलब होता है कि
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये प्रिंसिपल। इसमें एक हेनरी फील बताया गया है कि जिस वर्कर को आप अपने यहाँ ज्वाइनिंग करवाएं, जिस वर्कर के आधार पे आप काम करवा रहे हैं, उसके कार्यकाल को पहले ही निश्चित कर दिया जाता है कि आपका काम कितने साल तक है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तहत 60 साल का होता है सर, 60 साल बाद क्या होता है, रिटायरमेंट होता है। क्या होता है सर? तो उस वर्कर को यह नॉलेज होना चाहिए कि हमारा जो वर्क करने का टाइम है वो इतने साल तक हम काम कर सकते हैं। क्या? तो इतने साल यदि काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा, हमारा ग्रोथ होगा, हमारा इंक्रीमेंट बढ़ेगा, हमको सैलरी मिलेगा। क्या? तो उसी बेस के आधार पे वह क्या उस काम को अच्छे से कंप्लीट करता है ताकि उसका प्रमोशन भी हो सके। क्या? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हर एम्प्लॉय चाहता है कि हमारा प्रमोशन हो, हमारा इंक्रीमेंट हो, हमारा सैलरी बढ़े। ये सैलरी तभी बढ़ेगा स्किल बेस के आधार पर। किस बेस पे? तो उसको पहले ही बताया जाएगा कि आपका काम 10 साल तक है, आपका काम 5 साल तक है। तो जब तक उसका कार्यकाल निश्चित नहीं करेंगे वह उस काम को सही ढंग से नहीं कंप्लीट नहीं करेगा। उसके वर्क को टाइम ड्यूरेशन के आधार पे उसको बताया जाता है कि आपको कितने साल तक काम करना है, क्योंकि उतने टाइम बेस के आधार पे उसको ग्रो भी करना है और बिजनेस को डेवलप भी करवाना है ताकि उसका सैलरी भी इंप्रूव कर सके। तो डिपेंड किस पे करता है? अगर उसको कह देंगे सर आपको 2 ही साल काम करना है तो फर्म काम नहीं करेगा। लेकिन उसको सर आपको 20 साल काम करना है इस फर्म के डेवलपमेंट के लिए, तो ऑटोमेटिक फर्म के ग्रोथनेस के लिए वो काम करेगा क्योंकि उसको टाइम दिया गया 20 ईयर्स का। क्या? कार्यकाल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट करता है क्योंकि 2 साल जो होता है बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 20 ईयर मैक्सिमम टाइम होता है। वो मैक्सिमम टाइम में अपने आप को बहुत सारी इंप्रूव कर सकता है, उसका स्किल डेवलप करेगा, ऑटोमेटिक वह काम अच्छा करेगा, उसको प्रमोशन कर सकता है। वह काम में उसको वह बिजनेस में उसको डेवलप नहीं होगा तो क्या करेगा, उस फर्म को छोड़ के दूसरे फर्म भी ज्वाइन कर सकता है क्योंकि वहां से वो ट्रेनिंग सीख लिया है। क्या? क्योंकि हर डिपार्टमेंट में क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट करता है और क्वालिफिकेशन उसका डिपेंड करता है ट्रेनिंग बेस पे वह काम को कितने साल तक कंप्लीट किया है। क्या? अगला हमारा पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटेटिव। प्रिंसिपल ऑफ इंटेटिव इसका मतलब होता है हमारा, एक मिनट सर, हाँ, पहल क्षमता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि फर्म में जो एम्प्लॉय होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जिनका टाइम काफी लॉन्ग टाइम हो जाता है, बहुत लंबे समय से काम करते हैं फर्म के ग्रोथ के लिए, तो जो फर्म का जो मैनेजर होता है उनके माइंड में सेटअप होता है कि कौन वर्कर कितना काम को अच्छे से कंप्लीट कर रहा है। क्या? तो यदि उस फर्म में एम्प्लॉय की जरूरत पड़ता है तो उस वर्कर के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, नए वर्कर को चुनने का काम करते हैं। एग्जाम्पल बताते हैं सर, मान लीजिए हमारा एक फर्म है, बिजनेस है, हमारे बिजनेस में 10 वर्कर है। कितने वर्कर है? 10 वर्कर में 2 वर्कर जो होता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्कर है, मतलब उसके आधार पे हम अपने बिजनेस को हैंडल कर पा रहे हैं, उनके आधार पे हम डायरेक्शन लेते हैं, उनके आधार पे फर्म का सारा जो डिसीजन है हम लेते हैं। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि मैनेजर हमें, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि यदि फर्म में कोई डिपार्टमेंट खाली है तो उनके आधार पे जो एम्प्लॉय को चुन के लाएंगे उनको हम अपनी फर्म में रख सकते हैं। क्या होता है सर कि सर इनको रख लीजिए, काफी नॉलेजेबल है, तो उनको हम क्या करते हैं अपनी फर्म में ज्वाइनिंग। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या दिया, पहल किया कि भाई ये वर्कर काम को अच्छे से कंप्लीट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं सर, छोटा एग्जांपल, कि मान लीजिए एक फैक्ट्री में आप अकाउंटेंट पोस्ट में जॉब कर रहे हैं, एक फर्म में आप अकाउंटेंट पोस्ट में, और उस फर्म के डेवलपमेंट के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका उस फर्म के प्रति योगदान काफी बेस्ट है। तो जो फर्म का जो मालिक है उसके माइंड में सेटअप है कि ये अकाउंटेंट जो है बहुत विश्वास पात्र है, बहुत ही नॉलेजेबल है। क्या? वो हमारे फर्म के ग्रोथ के लिए काफी सेक्रीफाई भी किए हैं। तो यदि फर्म में उन अकाउंटेंट का रिटायरमेंट होता है, क्या होता है सर, तो उनके सुझाव पे दूसरे वर्कर को हम उस पोस्ट पर रख सकते कि नहीं रख सकते? वो बंदा हमको सुझाव देगा कि सर इस बंदे को आप रखिए, तो उनके टिप के आधार पे हम क्या करेंगे, उस वर्कर को अपनी फर्म में अकाउंटेंट पोस्ट में रखेंगे क्योंकि वो तो रिटायर कर गए। लेकिन उनको ये पता है कि जिस एम्प्लॉय को हम रख रहे हैं वो नॉलेजेबल है और हमको फिर उसी कॉन्टेंट पे है जो हमारे फर्म में 20 ईयर्स या 30 ईयर जितने साल भी हमारे फर्म को योगदान दिए हैं, तो उनके इंटेंटिव के आधार पे उस एम्प्लॉय को हम रखने फर्म में रखने का काम करेंगे। क्या? वहां हम फिर कोई एग्जामिनेशन, कोई इंटरव्यू कुछ नहीं ले, डायरेक्टली उनको हम क्या ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। किस बेस पे? क्या? अगला पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समानता का अधिकार। जितने भी वर्कर होते हैं, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं ना, सबके प्रति समान भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर हमारा
सब एम्प्लॉय के प्रति समान भाव होता है, इक्वल सेंस होता है, तो उस कंडीशन में जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉय होते हैं, वो काम को अपने स्किल के आधार पर अच्छे से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि हमारा फर्म में एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा फर्म में जो भी है वो जो भी फर्म है हम जो ग्रोथनेस दे रहे हैं, जो फर्म का डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनमें हमारा काफी योगदान है, क्योंकि मैनेजर के द्वारा जो फर्म का मालिक होता है, उनके दिशा निर्देश पे सब वर्कर्स का इक्वल सेंस चल रहा है, सबके प्रति समान भाव चल रहा है। वहां कैटेगरी को डिवाइड, कैटेगरी वर्क बेसिस पे है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर सबके प्रति इक्वल सेंस चल रहा है कि भाई यदि वो वर्कर एम्प्लॉय एब्सेंट कर रहा है तो किस कारण से कर रहा है, यदि उनको आवश्यकता है छुट्टी का तो उनको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब एक लाइन में है कि सबके प्रति समान भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यदि इक्विटी का भावना होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा फर्म ग्रो करने का काम। एग्जाम्पल दे, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं आप लोग हैं, अब हमारा जो है किसी खास स्टूडेंट के प्रति सोच रहेगा तो हमारा बिजनेस डेवलप, सबके प्रति इक्वल सेंस रहेगा तो ऑटोमेटिक हमारा बिजनेस क्या, हमारा इंस्टीट्यूशन क्या ग्रो करने का काम करेगा, क्योंकि हम सबके प्रति ध्यान दे रहे हैं, कौन स्टूडेंट कमजोर है, कौन स्टूडेंट तेज है, सबके प्रति इक्वल सेंस चलेगा। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट के तहत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारा, क्या, क्योंकि इसी इक्विटी के आधार पर डिवीजन वर्क भी होता है, इसी इक्विटी के आधार पे रेम्युनरेशन सौंपा जाता है, इसी इक्विटी के आधार पे जितना प्रिंसिपल है सब काम किया जाता है, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डी क्रॉप्स, डी क्रॉप्स, इसको हिंदी में हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सहयोग की भावना का सिद्धांत। सहयोग की भावना का ये लास्ट पॉइंट है सर। इसका मतलब क्या होता है सर? सहयोग की भावना क्या हो गया सर? सहयोग की भावना हो गया कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, जितने भी वर्कर हैं, सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन मींस होता है कि यदि किसी कारण से कोई वर्कर एम्प्लॉय एब्सेंट करता है तो उसके कार्य को वह दूसरा वर्कर कंप्लीट कर दे, ताकि फर्म को लॉस भी, ताकि किसी समय यदि दूसरे वर्कर को छुट्टी लेना पड़े तो वह दूसरा वर्कर उसके कार्य को कंप्लीट कर दे। तो ये होना चाहिए स्पिरिट। अगर ऐसा नहीं होगा तो फर्म का ग्रोथनेस नहीं होगा। आप पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़े होंगे, यदि मान लीजिए प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे तो मान लीजिए किसी दिन कोई मैथ टीचर एब्सेंट करते हैं तो प्रिंसिपल आकर क्लास ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि बंक मार देते हैं क्लास को, ऐसा नहीं होता है ना सर। अगर ऐसा होता तो स्कूल का रेपुटेशन खराब हो जाएगा, स्कूल का रेपुटेशन क्या हो जाएगा। तो उनके क्लास को कोई भी टीचर आके क्लास मेंटेन करते, चाहे दूसरे टॉपिक क्यों नहीं पढ़ाते, लेकिन क्लास में टीचर प्रेजेंट हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में वह इंस्टीट्यूशंस, वह बिजनेस ग्रो करने का काम करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत हेनरी फ्यूल द्वारा 14 प्रिंसिपल बताया। कितना प्रिंसिपल बताया गया? वह 14 प्रिंसिपल को यदि बिजनेसमैन के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारा बिजनेस ग्रो करने का काम करता है, चाहे बिजनेस कैसा भी क्यों ना हो, बिजनेस कैसा भी नहीं हो। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट के तहत एक ही कंटेंट है कि हम वर्क को डेवलप करना है तो यूटिलाइज टू प्रिंसिपल एंड पॉलिसी, नियम के तहत काम करेंगे तो कहीं समस्या नहीं होगी। तो नियम और कानून का यूटिलाइजेशन करना ही कह रहा था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके तहत एक ही क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल के द्वारा प्रबंध के सिद्धांत को स्पष्ट कर, या 14 प्रिंसिपल एक्सप्लेन। यदि ये पॉइंट याद रखते हैं तो दिक्कत नहीं है। कभी कभी एग्जामिनेशन में 2 नंबर भी क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ वर्क, व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन, व्हाट डू यू मीन यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये जो बेसिक पॉइंट बताए ना सर, एक एक पॉइंट, ये सारे पॉइंट का एक्सप्लेन कर ले। यदि इसको 1 से 2 बार सुन लेते हैं तो आप अपने वर्ड में इसको लिख लीजिएगा, ठीक सर, बाकी इसको देख लीजिएगा सर।